नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडी नॉवल बॉय पर। आज हम लेकर आए हैं कहानी रीबोर्न एम्परर। आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका ओरिजिनल वर्जन सिर्फ एडी नॉवल बॉय यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। केसरी। अनिकेत के जवाब को सुनकर आकर्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जिस प्रकार के केसरी उसकी बड़ी गुरु बहन लगती थी, बिल्कुल उसी तरह अनिकेत की भी बड़ी गुरु बहन थी। उसके मन में पहला विचार तो यही आया कि कहीं वरिष्ठ विद्युत ने नए शिष्य को तो स्वीकार नहीं किया। यही सवाल उसने अनिकेत से भी पूछा, जिस पर जवाब देते हुए अनिकेत ने कहा, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। केसरी मेरी गुरु बहन जरूर है, लेकिन हमारे गुरुदेव विद्युत नहीं बल्कि कोई और है। कोई और? इस बार आकर्ष को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। जलंधर महल में जब उसकी लड़ाई हुई थी उस समय उसने केसरी की ताकत देखी थी, इसलिए वो जानता था कि केसरी किसी और से भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी जल्दी उसके लिए इतनी ज्यादा ताकत हासिल करना संभव नहीं होता। कुछ देर तक सोचने के बाद आकर्ष ने अनिकेत से पूछा, तुम्हारे गुरुदेव कौन है? उन्हें एकांत में रहना पसंद है। अगर मैं उनके बारे में बता भी दूंगा तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वह कौन है। तुम बस इतना जान लो कि वह भी एक देव है। अनिकेत ने जवाब दिया, एक देव? आकर्ष को यह तो पता था कि केसरी का जो कोई भी मास्टर था वह काफी ज्यादा शक्तिशाली था, पर उसे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह एक देव होगा। आकर्ष, तत्वनाभम दिव्यफल हासिल करने के अलावा मैं एक और कारण से भी इस महासंग्राम में आया हूं। मुझे तुमसे मिलना था, तुमसे लड़ना था और जानना था कि आखिर क्यों केसरी तुम्हारी इतनी ज्यादा प्रशंसा करती है। हम जितने भी गुरु भाई बहन हैं उनमें मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, लेकिन फिर भी वह मुझे तुमसे कमजोरी समझती है। इसलिए तुमसे मुकाबला करके मुझे साबित करना है कि मैं तुमसे कमजोर नहीं हूं। अनिकेत ने कहा। उसके शब्दों से यह तो स्पष्ट हो गया था कि केसरी उसको कुछ ज्यादा ही महत्व देती थी। यह आकर्ष के लिए भी थोड़ा चौंकाने वाला था। अब तक केसरी से उसकी मुलाकात 2 बार हुई थी और दोनों बार ही उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। तो फिर केसरी को कैसे पता था कि वह अनिकेत से ज्यादा ताकतवर था? ठीक है, मैं भी हमारे मुकाबले का इंतजार करूंगा। कुछ देर के बाद आकर्ष ने जवाब दिया और फिर बाकी योद्धाओं की तरफ देखने लगा। अनिकेत को लेकर उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, फिर चाहे उसकी ताकत एक पंचस्तरीय युद्ध सम्राट के बराबर ही क्यों ना हो। इधर अखाड़े में कनक और अनिकेत के मुकाबले के बाद किसी और मुकाबला ने भीड़ को ज्यादा प्रभावित नहीं किया। बीच बीच में त्रिस्तरीय युद्ध सम्राट भी मुकाबला कर रहे थे, लेकिन जितना रोमांचित कनक और अनिकेत के मुकाबले ने किया था उतना रोमांचित उनका मुकाबला नहीं कर पाया। कुछ देर के बाद तो ज्यादातर लोगों ने अखाड़े की तरफ से अपना ध्यान ही हटा लिया। वो आपस में ही चर्चा करने लगे। जब कर्ण की बारी आई तब जाकर लोगों का ध्यान फिर से अखाड़े पर आया। हालांकि कर्ण की ताकत एक द्विस्तरीय युद्ध सम्राट के बराबर बताई गई थी, लेकिन उसकी उम्र प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। उम्र के मामले में वो आकर्ष के बराबर था। इसके अलावा वो जब से आया था तब से आकर्ष के साथ ही बैठा था। तो हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि कर्ण क्या अलग करके दिखा सकता है। कर्ण का जो प्रतिद्वंदी था उसका नाम था ऋषभ। वह एक त्रिस्तरीय युद्ध सम्राट था। कर्ण से उसका मुकाबला होना अधिकांश योद्धाओं के मन में एक सवाल छोड़ गया था। क्या उपाधि मंदिर जानबूझकर यह मुकाबला करवा रहा था ताकि कर्ण आगे ना जा पाए?
इधर अखाड़े में कर्ण और ऋषभ दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए आमने सामने आ चुके थे। ऋषभ एक मजबूत कद काठी का जवान अवस्था का आदमी था। अखाड़े में आते ही उसने कर्ण की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम काफी प्रतिभाशाली हो। यहां तक आ गए, इसका मतलब तुम में कुछ तो विशेष बात है। लेकिन यहां से जाना इतना आसान नहीं होने वाला। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपनी हार स्वीकार कर सकते हो। बिना मुकाबला किए तुम्हें कैसे पता कि मैं हार ही जाऊंगा? अगर मैं हार भी जाता हूं तो भी एक बार कोशिश तो करूंगा। कर्ण ने जवाब दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो तुम्हें बचने का एक मौका दे रहा था, लेकिन अब जब तुमने लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो फिर शुरू करो, ऋषभ ने कहा और फिर उसके अगले ही क्षण अपनी ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू कर दिया। इधर कर्ण ने भी अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और तुरंत हवा में आ गया। थोड़ी ऊंचाई पर आने के बाद उसने अपनी तलवार की मदद से कई सारी ऊर्जा तरंगों का निर्माण किया और उन सभी को एक साथ नियंत्रित करते हुए आसपास के पूरे वातावरण में फैला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जाल बिछाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ ऋषभ ने भी अपनी तलवार तकनीक का प्रयोग करते हुए अपने चारों तरफ एक सुनहरे रंग के कवच का निर्माण कर लिया। उसके पास धातु का सिद्धांत था, इसलिए वह प्रहार करने के साथ साथ अपने सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दे सकता था। स्वुश स्वुश स्वुश। थोड़ी देर में तलवारों के आपस में टकराने की आवाज से पूरा अखाड़ा गूंजने लगा। मुकाबला इतना गंभीर नहीं था जितना लोगों ने सोचा था, लेकिन फिर भी यह लोगों को रोमांचित कर रहा था, क्योंकि कर्ण ताकत के मामले में पीछे होने के बावजूद ऋषभ को पूरी टक्कर दे रहा था। दोनों योद्धाओं की तलवार तरंगे एक दूसरे से टकरा रही थी। बीच बीच में ऋषभ मौका देखकर कर्ण को जख्मी करने की कोशिश कर रहा था, तो कर्ण भी ऐसा ही कर रहा था। कुछ देर तक तो मुकाबला इसी तरह से चला। फिर अचानक से कर्ण ने एक खास तकनीक का प्रयोग किया। यह तकनीक सम्राट वेगवानस ने उसे समझाई थी। हालांकि कर्ण की इस पर पकड़ मजबूत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने इस तकनीक का प्रयोग किया, उसकी ताकत में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। सम्राट वेगवानस की तरह उसने भी विध्वंस के सिद्धांत को सीखा था, लेकिन सम्राट की तुलना में अभी वह बहुत पीछे था। इस बार कर्ण ने ऋषभ को सीधा निशाना नहीं बनाया। उसने सबसे पहले उसके आसपास की सभी ऊर्जा तरंगों को नष्ट करने की कोशिश की। यह देखकर ऋषभ को उसे पर हंसी आ गई। तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा करके तुम मुझे हरा सकते हो? तुम जितनी ऊर्जा तरंगों को नष्ट करोगे मैं उतनी ही ज्यादा बना दूंगा। तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो और कुछ नहीं, ऋषभ ने कहा। पर इसके अगले ही क्षण उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई। अचानक से उसे अपने कंधे पर तेज दर्द महसूस होने लगा। जब उसने अपने कंधे की तरफ देखा तो पाया कि वहां पर एक घाव बन चुका था। कैसे? वह पूरी तरह से दंग रह गया। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी ऊर्जा तरंगों को नष्ट कर रहा था? मैं तो अपनी ऊर्जा तरंगों को तुम्हारी ऊर्जा तरंगों के बीच छुपाने की कोशिश कर रहा था, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर रहे और मैं इसका फायदा उठाकर तुम पर प्रहार कर सकूं, कर्ण ने ऋषभ से कहा। इतना कहने के साथ ही उसने फिर से उसी तकनीक का प्रयोग किया और सामने से ऋषभ पर प्रहार करने लगा। इस बार ऋषभ की सुरक्षा में पहले की जितनी मजबूती नहीं थी। कर्ण उसके कंधे पर ऐसी जगह पर प्रहार किया था कि वह अपने हाथ का खुलकर प्रयोग नहीं कर सकता था। इस वजह से उसकी ताकत में पहले ही थोड़ी कमी आ चुकी थी। ऊपर से उसे प्रहार करने के साथ साथ अपनी सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा था, जो उसके लिए भी मुश्किल हो रहा था। दोनों के बीच में मुकाबला कुछ देर तक चला।
उसके बाद अपने गांव के कारण ऋषभ थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। देखते ही देखते वह अखाड़े के बिल्कुल किनारे पर चला गया। बस बहुत हो गया। गलती मेरी ही है जो मैंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की। पर अब तुमने मुझे समझा दिया है कि मुझे भी अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करना चाहिए। भले ही शारीरिक तौर पर तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, लेकिन मेरे पास तुमसे मजबूत अस्त्र है। ऋषभ ने एक कठोर आवाज में कहा। इसके अगले ही क्षण उसने अपने अस्त्र को प्रकट किया, जो कि एक हरे रंग की तलवार थी। जैसे ही उसने उसे पर अपनी ऊर्जा प्रवाहित की और उसका प्रयोग शुरू किया, दोनों की ताकत में फिर से बड़ा परिवर्तन नजर आने लगा। अब ऋषभ का पलड़ा भारी हो चुका था। कर्ण जो प्रहार करके उसको बिल्कुल किनारे पर पहुंचा चुका था, अब जवाबी प्रहार के साथ ऋषभ उसे लेकर वापस अखाड़े के केंद्र पर आ चुका था। मौका देखकर ऋषभ ने उसके कंधे पर प्रहार किया। कर्ण ने पीछे झुककर अपनी तलवार आगे की ओर किसी तरह से अपने आप को बचाया। ऋषभ ने इस बार लात से प्रहार किया, जिसके जवाब में कर्ण ने अपने दोनों हाथों को आगे किया और उसी की लात पर हाथ रखकर थोड़ा ऊपर उठ गया। ऊपर आने के साथ उसने भी तलवार घुमाते हुए उसके कंधे पर प्रहार करने की कोशिश की, पर ऋषभ ने सही समय पर अपनी तलवार बीच में कर दी। कर्ण ने वहीं हवा में घूमकर एक लात उसके सीने पर दे मारी। ऋषभ ने अपने हाथ आगे करके उसकी लात को तो रोक लिया, लेकिन फिर भी जो दबाव उस पर बना था उसकी वजह से मैं कुछ कदम पीछे चला गया। गुजरते समय के साथ यह लड़ाई और भी ज्यादा भयंकर रूप लेने लगी। लगभग 5 मिनट तक दोनों के बीच इसी तरह से मुकाबला चला, लेकिन फिर धीरे धीरे करके ऋषभ ताकतवर होने लगा। उसका अस्त्र उसे मजबूत बना रहा था। वहीं पर कर्ण की ऊर्जा काफी बड़ी मात्रा में खर्च हो चुकी थी। इसका सीधा हाथ अब थोड़ा कांपने भी लगा था। नहीं, तुम उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर लोगों को उसके बारे में पता चला तो फिर मेरे गुरुदेव भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। आकर्ष जो बाहर से मुकाबला देख रहा था, जब उसने देखा कि कर्ण अब अपने देव अस्त्र का प्रयोग करने वाला है, तो उसने तुरंत संदेश भेजकर उसको ऐसा करने से रोका। आकर्ष ने जब पूर्वतल को अपने भीतर अवशोषित किया था, तो उससे पहले उसने वहां पर कई सारी तलवारों और दूसरे अस्त्र को खोजा था, और उनमें से कुछ अस्त्र ऐसे भी थे जो देव अस्त्र की श्रेणी में थे। ऐसा ही एक अस्त्र उसने कर्ण को भी दिया था, और शायद कर्ण अभी उसी अस्त्र का प्रयोग करने का सोच रहा था। लेकिन आकर्ष जानता था कि अगर वह अब उस अस्त्र का प्रयोग करता है तो लोग उसे तुरंत पहचान लेंगे, और उसके बाद भले ही उसके गुरुदेव बीच में आकर यह घोषणा कर दे कि कर्ण उनकी सुरक्षा में है, फिर भी लोग लालच में आकर कर्ण को निशाना बनाने से नहीं चूकने वाले थे। कर्ण की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन आकर्ष ने भी फिर से संदेश भेजने की कोशिश नहीं की। उसे पता था कि उसके दोस्त ने उसका संदेश सुन लिया है और अब वह अपने देव अस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। पर यह बात भी उतनी ही सच थी कि अपने देव अस्त्र के बिना कारण काफी कमजोर पड़ चुका था। लगभग 5 मिनट बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसके लिए अपने दुश्मन का सामना करना मुश्किल हो गया था। वह बिल्कुल अखाड़े के किनारे पर पहुंच चुका था। बस एक प्रहर और कर्ण अखाड़े से बाहर जाकर गिरने वाला था। ऋषभ तो इस समय काफी ज्यादा खुश दिख रहा था। गुजरते समय के साथ उसके प्रहार और भी ज्यादा तीव्र और आक्रामक होते जा रहे थे। अब जब उसने देखा कि कर्ण बस एक प्रहार से दूर है, तो उसने यह आखिरी प्रहार करने में भी कोई संकोच नहीं किया। उसका इरादा कर्ण को मारने का नहीं था, लेकिन अगर कर्ण आत्मसमर्पण करके अपने टोकन को नहीं तोड़ने वाला था तो वह भी उस पर किसी प्रकार की दया नहीं दिखाने वाला था। उसने अपना आखिरी प्रहार किया। कर्ण। आकर्ष जो बाहर से यह मुकाबला देख रहा था,
जब उसने देखा कि कर्ण ने जवाब में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया और अपने स्थान पर बिल्कुल स्तब्ध होकर खड़ा है, तो वह चलने से खुद को रोक नहीं पाया। आकर्ष के साथ साथ उसके बाकी साथी भी कर्ण को स्तब्ध देखकर चिंता में पड़ गए थे। कर्ण कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? कई योद्धा सवाल करने लगे। कुछ तो यह भी लगने लगा कि कहीं ऋषभ ने किसी भ्रम तकनीक का प्रयोग करके कारण को भ्रम में तो नहीं फंसा दिया है। पर ऋषभ तो खुद हैरान था, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि कर्ण बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने स्थान पर इस प्रकार से क्यों खड़ा है। भले ही वो कमजोर पड़ चुका था, लेकिन कम से कम उसे अपनी तलवार तो आगे करनी थी। लेकिन कर्ण तो हद से ज्यादा शांत था, जैसे उसे अपने ऊपर हो रहा प्रहार दिख ही नहीं रहा है। अब आकर्ष अपने आप को रोक नहीं पाया। वो तुरंत अपने स्थान से खड़ा हुआ और अखाड़े की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसे अपने मास्टर का संदेश प्राप्त हुआ। वह सुरक्षित है, उसे परेशान मत करो। अपने मास्टर के ऐसे शब्द सुनकर आकर्ष एक पल के लिए तो चौंका। फिर उसने दोबारा से कर्ण की तरफ देखा। इस बार उसे कुछ अलग नजर आया, जिसकी वजह से कर्ण को लेकर उसकी जो चिंता थी वह एक ही पल में गायब हो गई। क्या वो उसके करीब है? उसने हैरान होते हुए खुद से सवाल किया। ठीक इसी समय पर समझ गया। कर्ण जो इतनी देर से बिल्कुल शांत खड़ा था, उसकी आंखें एकदम से गहरी लाल रंग में चमकने लगी। एक बहुत ही भयानक और खतरनाक आभा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी, जिसने पलक झपकते ही उसको चारों तरफ से घेर लिया। यह आभा इतनी तेज थी कि ऋषभ, जो उसके ठीक सामने पहुंच चुका था, उसके 1 इंच आगे बढ़ने से भी कम समय में उस आभा ने पूरे अखाड़े को घेर लिया। चौथा चरण, पहले दिन के मुकाबले। ऋषभ के चेहरे का रंग इस समय पूरी तरह से बदल चुका था। कर्ण के शरीर से निकलने वाली आभा को महसूस करके ही उसे यह समझ में आ चुका था कि अब कर्ण बिल्कुल ही अलग व्यक्ति बन चुका है। उसकी ताकत में परिवर्तन साफ नजर आने लगा था। मुझे यह इतना खतरनाक क्यों लग रहा है? क्या इसकी ताकत एक चतुर्थ स्तरीय युद्ध सम्राट के बराबर हो गई है? ऋषभ ने अपने आप से सवाल किया। सिर्फ एक चतुर्थ स्तरीय युद्ध सम्राट की ताकत थी, उसे घबराने पर मजबूर कर सकती थी। लेकिन अभी घबराने से कुछ बदलने वाला नहीं था। नहीं, मुझे इसे रोकना ही होगा। ऋषभ ने मन ही मन अपने आप से कहा और अपने प्रहार को कर्ण पर कर दिया। क्योंकि वह पहले ही कर्ण के करीब था, तो उसे प्रहार को आगे बढ़ाने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। बूम! अगले ही पल एक जोर का धमाका हुआ और चारों तरफ गहरी लाल रंग की आभा फैलने लगी। उसकी लाल रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी को भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। अब मेरी बारी। अचानक से एक ठंडा स्वर ऋषभ के कानों में पड़ा। इससे पहले कि वह कुछ समझता, 3 ऊर्जा तरंगे काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने जल्दी से अपने अस्त्र की मदद से उन तरंगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बूम! अखाड़े में फिर से एक जोर का धमाका हुआ और इस बार ऋषभ उड़ते हुए कई मीटर दूर जा गिरा। एक ही पल में स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। इधर भीड़ में जो योद्धा बैठे थे, उन्हें अभी भी कुछ स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उस लाल रंग की आभा के पीछे क्या चल रहा था। वुश! जब सभी अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक परछाई उस आभा को चीरते हुए बाहर निकली और अखाड़े से बाहर आ गई। ऋषभ! उसको बाहर देखकर कई योद्धा चौंक पड़े। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ अखाड़े से इस तरह से बाहर आएगा। सभी की नजर अब वापस से अखाड़े की तरफ जाकर केंद्रित हो गई, जहां पर लाल रंग की आभा फैली हुई थी। वह आभा अब धीरे धीरे करके कम होने लगी थी और थोड़ी ही देर के बाद कर्ण सभी को नजर आने लगा।
लेकिन वो पहले वाला कर्ण नहीं था। यह थोड़ा अलग था। उसके दोनों हाथ लाल रंग की आभा में चमक रहे थे। उसके बालों का रंग हल्का लाल हो चुका था। आंखें भी लाल रंग में चमकने लगी थी। क्या वह कर्ण है? एक देव सम्राट ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। हाँ, वही है। लगता है उसके ऊर्जा स्तर में अचानक से वृद्धि हुई है। साथ में उसका ऊर्जा का चक्र भी थोड़ा सा बदल चुका है। उसी के पास में बैठे एक दूसरे देव सम्राट ने कर्ण के चारों तरफ फैल रही आभा को ध्यान से देखते हुए कहा। इस समय पर दो देव सम्राट ऐसे थे जो हैरानी से कर्ण को देख रहे थे। एक तो थे सम्राट महावीर और दूसरे थे सम्राट तेजस। यह तो तुम्हारे देवतल का योद्धा है ना? मैंने सुना है कि यह तुम्हारे देवतल के उस किराडू गुरुकुल का शिष्य है। सम्राट महावीर ने पूछा। बिल्कुल सही कहा। यह किराडू गुरुकुल का ही शिष्य है। सम्राट तेजस ने जवाब दिया। तो फिर तुम इतने शांत क्यों हो? क्या इतनी जल्दी भूल गए कि एक समय पर किराडू गुरुकुल क्या ताकत रखता था? तुम्हें जख्मी करने वाला वह योद्धा किराडू गुरुकुल से ही था, याद तो है ना? सम्राट महावीर ने पूछा। असल में इस कहानी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आकर्ष को भी थी। यह बात तब की थी जब किराडू गुरुकुल एक उच्च स्तर की ताकत हुआ करता था। उस समय उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि सम्राट तेजस के महल की ताकत भी उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। किराडू गुरुकुल की ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा था उनके गुरुकुल का एक प्रतिभाशाली शिष्य। एक बार उस योद्धा ने सम्राट तेजस से मुकाबला किया था। यह मुकाबला काफी ज्यादा भीषण हो गया था। आखिर में वह योद्धा सम्राट तेजस के हाथों मारा गया, लेकिन उस युद्ध में सम्राट तेजस को भी काफी गहरे जख्म लगे, जिनसे पूरी तरह से छुटकारा पाने में उन्हें सैकड़ों वर्षों का समय लग गया। सम्राट तेजस कई सैकड़ों वर्षों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और गहरी साधना में डूबे रहे। बाद में जब उनके जख्म ठीक हुए और वह अपने कमरे से बाहर आए, तब उन्हें पता चला कि उनके भतीजे ने उनके नाम पर शाही सेना के साथ मिलकर किराडू गुरुकुल पर आक्रमण कर दिया था और उनके अधिकांश योद्धाओं को मार डाला। जब सम्राट तेजस को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने भतीजे को तो सजा दी ही, साथ में किराडू गुरुकुल के उच्च अधिकारियों से मिलकर उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन बातचीत के लिए काफी देर हो चुकी थी। किराडू गुरुकुल उस समय तक नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुका था। उनके कई शक्तिशाली योद्धाओं के साथ उनके नई पीढ़ी के योद्धा भी मारे गए थे। किराडू गुरुकुल सम्राट को माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सम्राट तेजस अपनी गलती को स्वीकार कर चुके थे, लेकिन इससे किराडू गुरुकुल के मरे हुए योद्धा तो वापस नहीं आ सकते थे। आखिर में उन्होंने किराडू गुरुकुल को अकेला छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान अपनी साधना पर केंद्रित करने लगे। उस दिन के बाद से किराडू गुरुकुल फिर कभी अपने पहले वाले स्थान पर पहुंच नहीं पाया। ऐसे में अब जब सम्राट तेजस ने कर्ण को देखा तो ना चाहते हुए भी उनके मन में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। अतीत में जो कुछ भी हुआ था इसका उन्हें बहुत पछतावा था। इसलिए अब वो दिल से चाहते थे कि कर्ण शक्तिशाली बने और अपने किराडू गुरुकुल का नाम फिर से सुनहरे अक्षरों में लिखें। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम सच में इसे ऐसे ही जाने दोगे? सम्राट महावीर ने फिर से सम्राट तेजस से सवाल किया। वह बस एक बच्चा है। उसे हानि पहुंचाकर मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसके अलावा बाकियों को भले ही पता ना हो, लेकिन तुम्हें तो पता है कि किराडू गुरुकुल के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरा हाथ नहीं था। तुम्हें नहीं पता, लेकिन आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूं तो पछतावा करने से खुद को रोक नहीं पाता। मेरी गलती की वजह से कई निर्दोष लोग मारे गए।
अगर कर्ण की बदौलत किराडू गुरुकुल फिर से अपना पहले वाला स्थान हासिल कर पाता है तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। सम्राट तेजस ने जवाब दिया। यह जवाब सम्राट महावीर के लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा जवाब उन्हें सुनने को मिलेगा। पर इस जवाब को सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी उभर आई थी। उनके लिए इतना पर्याप्त था। इधर अखाड़े में अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद कर्ण भी अखाड़े से बाहर निकला और वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गया। तुमने तो कमाल कर दिया कर्ण। अब तो तुम काफी आसानी से शीर्ष 30 स्थान में अपनी जगह बना सकते हो। कैलाश ने उसे तुरंत शुभकामनाएं दी। धन्यवाद। यही शुभकामनाएं मैं तुम्हें भी देना चाहूंगा, कर्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं, अगर तुम सच में शुभकामनाएं दे रहे हो तो थोड़ा इसका स्तर बढ़ाओ, क्योंकि मैं शीर्ष 30 में नहीं बल्कि शीर्ष 3 में अपनी जगह बनाने वाला हूं, कैलाश ने कहा। शीर्ष 3? यह सुनकर न सिर्फ कर्ण बल्कि आकर्ष, वृषभ, शिखा और धीरज भी चौंक पड़े। अच्छी बात है कि तुम खुद से बहुत उम्मीदें लगा रहे हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि यह उम्मीदें हद से ज्यादा है, धीरज ने कहा। अभी तक उनमें से किसी ने भी कैलाश की पूरी ताकत नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें कैलाश की बातें बस मजाक ही लग रही थी। लेकिन कैलाश मजाक नहीं कर रहा था, वह गंभीर था। उसने कहा, लगता है तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा। चलो फिर ठीक है। अगर उपाधि मंदिर मेरे लिए किसी चतुर्थ स्तरीय युद्ध सम्राट का इंतजाम कर लेता है, तब तुम लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं मजाक कर रहा हूं या सच्चाई बता रहा हूं। कैलाश अभी यह कह ही रहा था कि तभी उप प्रमुख कल्याणम ने उसके नाम की घोषणा की। अब यह संयोग था या कुछ और, लेकिन जो कैलाश का प्रतिद्वंदी था वह एक चतुर्थ स्तरीय युद्ध सम्राट था। उसके पास उतनी ही ताकत थी जितनी ताकत कर्ण ने अभी प्रदर्शित की थी। इस योद्धा का नाम था यश। न सिर्फ वह एक ताकतवर योद्धा था बल्कि उसकी पहचान भी काफी खास थी। वह मध्यांतर देवतल के सम्राट तेजस का शिष्य था। यश एक काफी प्रतिभाशाली योद्धा था जिसने अभी तक के तीनों चरणों में काफी बेहतर प्रदर्शन किया था, इसलिए लोग उसे बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे थे। वहीं पर कैलाश ऐसा योद्धा था जिसने अपनी पूरी ताकत अभी तक नहीं दिखाई थी, तो लोगों पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं था। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ और दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने आए, मात्र 5 सेकंड के बाद ही लोगों की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। कैलाश, जिसे अभी तक हर कोई हल्के में ले रहा था, उसने बस 2 प्रहार किए थे और 2 ही प्रहार में यश को अखाड़े से बाहर फेंक दिया था। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यह ऐसा परिणाम था जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कि इस पूरे मुकाबले पर नजर रखने वाले उप प्रमुख कल्याणम के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव उभर आया था। मुझे तो लगा था कि सम्राट तेजस का शिष्य उन्हीं के जैसा होगा, पर लगता है मैं गलत था। यह तो मेरे 2 प्रहार का भी सामना नहीं कर पाया। अब तो लगता है मुझे किसी योग्य प्रतिद्वंद्वी के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं उपाधि मंदिर अगली बार मेरे लिए किसी योग्य प्रतिद्वंदी का चयन करेगा। कैलाश ने ऊपर आसमान में खड़े उप प्रमुख कल्याणम और सम्राट तेजस की तरफ देखते हुए कहा और फिर अखाड़े से निकलकर अपने स्थान की तरफ जाने लगा। उसकी ऐसी बेबाकी देखकर लोग और भी ज्यादा हैरान थे। अगर किसी और ने यह शब्द कहे होते तो अब तक उप प्रमुख कल्याणम उस पर अपनी शक्ति से दबाव डाल चुके होते, लेकिन कैलाश के साथ उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने उसे नजरअंदाज किया। सभी की आश्चर्य से भरी निगाहों के बीच कैलाश फिर से अपने स्थान पर आकर बैठ गया।
लेकिन इस बार उसके आसपास का वातावरण पहले के जैसा नहीं था। जहां थोड़ी देर पहले तक हर कोई उसके साथ काफी घुल मिलकर बातें कर रहा था, अब हर कोई उसे आश्चर्य से भरी निगाहों के साथ देख रहा था। कौन हो तुम? तुम पहले दिन से मेरे साथ हो। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? आकर्ष ने गंभीर स्वर में कैलाश से पूछा। अगर कैलाश कोई सामान्य योद्धा होता तो बहुत अलग थी, पर उसकी ताकत कुछ ज्यादा ही थी। इतना ताकतवर योद्धा बिना किसी कारण के तो उससे दोस्ती करने की कोशिश नहीं करेगा। मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है? मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करके तुम्हें यहाँ पर हराना चाहता था ताकि अपने गुरुदेव के सामने इसका जिक्र कर सकूं। कैलाश ने जवाब दिया। बस इतना ही? उसकी यह बात सुनकर कर्ण और वृषभ और भी गंभीरता के साथ उसे देखने लगे। ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई दुश्मन हूं। अगर तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें बताता हूं कि कहानी क्या है। मेरे गुरुदेव आकर्ष के गुरुदेव से काफी बार लड़ चुके हैं। ज्यादातर बार उनके बीच का मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ था, लेकिन जब इसके गुरुदेव असुरतल से वापस लौटे उसके बाद से सब बदल गया। मेरे गुरुदेव ने इसके गुरुदेव को चुनौती दी और इस बार वह हार गए। इसके बाद उन्हें काफी बड़ा धक्का लगा। इसलिए मैं बस आकर्ष को हराकर अपने गुरुदेव के सामने साबित करना चाहता हूं कि उन्होंने किसी कमजोर योद्धा को शिक्षा नहीं दी है। कैलाश ने कहा। यह सुनकर कर्ण और वृषभ दोनों ध्यान से आकर्ष की तरफ देखने लगे। दोनों को ही इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उनके लिए यह बता पाना भी मुश्किल था कि कैलाश की बात में कितनी सच्चाई है। इस बारे में आकर्ष को भी कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने अपने मास्टर के पास संदेश भेजा और उनसे इस बारे में पूछा। तो तुम कह रहे हो कि यह योद्धा कैलाश उस बूढ़े का शिष्य है? सम्राट ने वापस सवाल किया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा था, लेकिन उनके सवाल से यह समझ आ चुका था कि वह कैलाश के गुरुदेव को जानते थे। तो आप इसके गुरुदेव को जानते हैं? आकर्ष ने पूछा। हाँ, उसके साथ मैंने कई बार युद्ध किया है, पर मुझे यह पता नहीं था कि कैलाश उसका शिष्य है। वह इसका गुरुदेव है, तब तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि इसके पास इतनी ताकत है, क्योंकि इसके गुरुदेव की ताकत भी एक नवस्तरीय युद्ध सम्राट के जितनी है। भले ही वह कोई सम्राट नहीं है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत तो है कि एक सम्राट को चुनौती दे सके। सम्राट वेगवानस ने जवाब दिया। तो कैलाश सच कह रहा है। अपने मास्टर के जवाब को सुनकर आकर्ष को पूरा विश्वास हो गया कि कैलाश सच कह रहा था। पर अब उसके मन में यह सवाल भी घूमने लगा कि आखिर कैलाश के गुरुदेव है कौन? एक नवस्तरीय युद्ध सम्राट का होना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। इधर अखाड़े में मुकाबला अभी भी जारी थे। देखते ही देखते शाम होने को आई। अब उपप्रमुख कल्याणम ने घोषणा करते हुए कहा, अब अगला मुकाबला आज का आखिरी मुकाबला होने वाले हैं। जिन योद्धाओं का नाम अभी तक नहीं लिया गया है, वह सभी कल मुकाबला करेंगे और संभावना तो यह भी है कि कल तक हमें अपने कुछ और शक्तिशाली योद्धाओं का पता चल जाए। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाया, जिसके बाद आसमान में कुछ नाम नजर आने जो आज के आखिरी मुकाबले करने वाले थे। इनमें से एक नाम ने तुरंत ही सभी का ध्यान खींच लिया। यह नाम था आकर्ष।